हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने टॉपिक 6.1 को पूरा का पूरा कवर कर लिया था। उसमें हमने ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 6.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। हैबिटेट क्या होती है, अडेप्टेशन क्या होता है और किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग हैबिटेट्स अलग अलग जगहों को अडेप्ट किया है। आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बाद हमारे इस टॉपिक 6.2 की हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the result and the column for the C in the table 6.1. Did you list very different kinds of organisms in these two columns? अब इन्होंने पूरी के पूरे इस पैराग्राफ में इन लोगों ने कहा कि जो आपने प्लांट्स और एनिमल्स लिस्ट किए थे एक्टिविटी 1 हमने इससे पहले वाले सेशन में की थी, तो उसमें हमने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को टेबल 6.1 इसमें लिखा था। तो जो आपने एनिमल्स और प्लांट्स के नेम इस टेबल 6.1 में लिखे थे उन एनिमल्स के नेम के अकॉर्डिंग क्या आपने उनमें एक लार्ज वैरायटी देखी, मतलब आपने अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के बहुत सारे एनिमल्स देखे। Look at what you have entered in the column for the result and column for the C in table 6.1. टेबल 6.1 में जिसमें आपने कॉलम जो डेजर्ट वाला था और एक ओशियन वाला था, मतलब सी वाला था, इन दोनों जब आपने कॉलम्स को भरा तो आपने कुछ नोटिस किया कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लार्ज वैरायटी है। जैसे कि डेजर्ट में आपने कैमल देखा, लेकिन आपने सी में क्या देखा? आपने सी में फिश देखी, आपने सी में कैमल तो देखा नहीं। तो आपने हर जगह अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे, अलग अलग एनवायरनमेंट देखा उनका। वो वाटर में रहते हैं और जो डेजर्ट में है वो बिना वाटर के रहते हैं, जहां पे वाटर की कमी होती है। What are the surroundings like in these two regions? इन दोनों ही रीजन्स में क्या जो सराउंडिंग्स थी क्या वो एक दूसरे के अपोजिट थी या जो मिलती जुलती थी? आप खुद बताइए। डेजर्ट एक ऐसा एरिया जहां पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है और सी एक ऐसा एरिया जहां पे पानी पानी है, तो वहां की सराउंडिंग्स भी बहुत ज्यादा चेंज होंगी। तो वहां पे अगर आप देखेंगे भी तो बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जो डिफर नहीं करेंगी। In the sea, plants and animals are surrounded by saline water, salty water. Most of them use air dissolved in water. अब देखिए, जनरली जो ओशन में होता है आपने पढ़ रखा है, जो ओशन में होता है वो कैसा वाटर होता है? वो सॉल्टी वाटर होता है। जो हमारा ओशन में जो वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ होता है। तो जो हमारा ओशन में जो वाटर होता है, सी में जो वाटर होता है, सी वाटर, वो किससे भरा हुआ होता है? उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाला हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्टी वाटर कहते हैं। तो सी के आसपास या सी में जो ओशन के आसपास या सी वगैरह में तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वहां पे ग्रो करते हैं वो किस में ग्रो करते हैं? वो सैलिन वाटर में ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि वो ओशन के आसपास ग्रो कर रहे हैं और ओशन का वाटर कैसा है? सॉल्टी वाटर है। तो वो भी उसी वाटर को इंटेक कर रहे हैं। तो वो कैसा इंटेक कर रहे हैं? सॉल्टी वाटर का इंटेक कर रहे हैं। अब बात आती है, आपने इससे पहले पढ़ रखा है इससे पहले वाले चैप्टरों में कि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है। तो प्लांट्स को भी एयर चाहिए कहीं से, प्लांट्स को भी तो कहीं से एयर लेनी होगी ताकि वो अपना फूड बना सके। तो वो अपना फूड बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो इसी वाटर में से ले लेते हैं। उन्हें एयर से लेने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ज्यादातर वो जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो किससे ले लेते हैं? वो इसी वाटर से ले लेते हैं, सैलिन वाटर से। दैट इज वाई वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। इस वजह से बहुत ही कम जो वाटर होता है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जो वहां पे जो डेजर्ट में वाटर होता है वो बहुत ही कम अवेलेबल होता है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट।
इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में जनरली क्या होता है, ज्यादातर हर डेजर्ट में डे में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और नाइट में बहुत ज्यादा ठंड होती है। डे में तो गर्मी पड़ेगी एक साथ, बहुत हाई वाली गर्मी, और अब वहीं हम नाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings। और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो डेजर्ट सॉइल पे रहते हैं। और कैसे ब्रीथ करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं उनकी सराउंडिंग से, मतलब कैसे ब्रीथ करते हैं, वाटर में से ब्रीथ नहीं करते वो। तो अब इन्होंने टोटल मिला के आपको इस पैराग्राफ में दोनों के डिफरेंस बता दिए कि ओशन में प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहते हैं और डेजर्ट में कैसे रहते हैं। आप खुद देखिए, कहाँ ओशियंस में तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है, वो प्लांट्स और एनिमल्स पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो प्लांट्स है वहां के वो पानी से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट वाले प्लांट क्या ले रहे हैं, वो एयर से ही डायरेक्ट, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसी से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो कितना फर्क आ गया। वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट में, तो प्लांट्स है वो सॉइल पे रहते हैं, डेजर्ट सॉइल पे प्लांट्स और एनिमल्स वहां पे। और एक्वेटिक एरिया की बात करें जैसे कि ओशियन वगैरह में, तो वहां पे प्लांट्स कहाँ रह रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में ज्यादातर रह रहे हैं। The sea and desert are very different surroundings and we find very different kind of plants animals in these two regions। अब जो ये सी और डेजर्ट होते हैं ये क्या है, दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट सराउंडिंग्स वाले, मतलब बहुत डिफरेंट इनकी सराउंडिंग्स में। और हम दोनों जगह ही बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल देखने के लिए हमें मिलते हैं, अलग अलग जन्म अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। इजंट इट, ऐसा ही तो है या नहीं है, ऐसा बिल्कुल ऐसा है। आपको जो डेजर्ट में रह रहा है एनिमल, वो आपको ओशियन को देखने के लिए मिल जाएगा। जो एनिमल आपको कहां पर रह रहा है, डेजर्ट में रह रहा है, कैमल आपको सॉइल, डेजर्ट सॉइल पे चल रहा है, वो पानी में कोई रह लेगा, वो पानी से कोई ऑक्सीजन ले लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, डायरेक्ट एयर से, है ना। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, ए कैमल एंड ए फिश। अब अभी तक हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हमने डेजर्ट और सी के बारे में पढ़ लिया कि डेजर्ट और सी में बहुत डिफरेंस है। अब हम इन्हीं के बारे में, डेजर्ट में जो एनिमल रहता है कैमल, और सी में जो जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं जो एनिमल रहता है वो फिश। अब इन दोनों के चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है इतना। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू इंप्रूव इन डेजर्ट कंडीशंस। देखिए कैमल हमारा कहाँ रहता है, कैमल हमारा डेजर्ट में रहता है। अब ये जो कैमल है इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है कैमल का, वो क्या है, वो उसे हेल्प करता है, मदद करता है डेजर्ट कंडीशंस में रहने के लिए। किस चीज में मदद करता है, डेजर्ट कंडीशंस में रहने के लिए वो मदद करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल्स के पास क्या होती हैं, बहुत लंबी लंबी लेग्स होती हैं, मतलब छोटी नहीं, आप कहेंगे जैसे कि आपने हॉर्स वगैरह की भी लेग्स देखी होंगी, हॉर्स की भी बहुत छोटी लेग्स होती हैं कैमल के कंपैरिजन में। कैमल्स अगर आपने कहीं देखे होंगे तो कैमल्स की बहुत बड़ी बड़ी लेग्स होती हैं। कैमल्स पहले तो हमारे घरों के आसपास भी नॉर्मली देखने के लिए मिलते थे, अब तो वो भी बहुत कम हो गए हैं। अब तो कभी ना कभी आपने हो सकता है देखा हो, वैसे अब कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं कैमल्स, डेजर्ट में ज्यादातर मिलते हैं। कैमल्स की जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं, देखिए डेजर्ट का जो सॉइल होता है वो बहुत गर्म होता है, और बहुत ज्यादा सॉइल जो होता है वो सैंडी सॉइल टाइप जैसा होता है। तो वो जो डेजर्ट सॉइल है उसमें क्या होता है, अगर वो नीचे पैर रखेंगे अपने, उनके पैर जब नीचे जाएंगे, पैर रखने से पैर जब उनके नीचे जाएंगे सॉइल के नीचे, तो ताकि वो ज्यादा सॉइल जो है उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर ना पहुंचे, इसलिए उनके पास क्या है, बहुत लंबी लंबी लेग्स होती हैं, ताकि वो बहुत दूर रहे उस गरम गरम सॉइल से। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो यूरिन का भी एक्सक्रीशन बहुत कम करते हैं ताकि उनके अमाउंट जो है पानी की उनके बॉडी में बनी रहे। एंड देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, और जो डंग होती है उनकी वो भी बहुत ज्यादा ड्राई होती है ताकि उनकी बॉडी से ज्यादा वाटर नहीं निकले, और वो स्वेट भी नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, पसीना भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, स्वेट भी नहीं करते हैं। Since camels lost very little water from their bodies, they can live for many days without water। क्यों,
क्योंकि कैमल्स जो है वो बहुत ही कम वाटर अपनी बॉडी से निकालते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो बहुत दिनों तक क्या रह सकते हैं, बिना वाटर के डेजर्ट में रह पाते हैं, इतनी गर्मी में भी। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब अभी आपने पढ़ा कैमल के बारे में, अब हम फिश के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कैमल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किससे मिल रही थी, डेजर्ट वाले एनिमल से मिली हुई थी, ताकि डेजर्ट में वो एनिमल अच्छे से रह सके। अब फिश के डेजर्ट में रह लेगी, नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, चलिए पढ़ लेते हैं। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? अभी तक हमने पढ़ा कैमल के बारे में। अब देखिए जो फिश है, आपने फिश भी देखी होंगी, कई सारी फिश देखी होंगी, देखिए आपने कई सारी फिश देखी होंगी, लेकिन आपने हर फिश में एक चीज तो कॉमन देखी होगी कि सबका जो बॉडी शेप होता है वो काफी हद तक मिलता जुलता ही होता है। बॉडी शेप चेंज हो जाएगा लेकिन रहेगा इसी शेप में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्वायर सा बन के आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगी इसी टाइप की। ज्यादातर फिश आपको जितनी भी आपको फिश देखने मिलेंगी ओशियन सी वगैरह किसी भी रिवर वगैरह में, आपको सारी की सारी ज्यादातर एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी, उनकी शेप में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। ऑल द वंस शोन हियर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। अब जितनी भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है फिश, ये इन सब के पास क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप। आपने स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में क्लास 6 में ही चैप्टर 5 में भी पढ़ रखा है कि जितनी भी फिशेस होती हैं ज्यादातर इन सब में क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन में आपने पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो आगे से क्या होती है, पतली होती है और बीच में से थोड़ी मोटी होती है, जिससे क्या होता है, वो जो वाटर वगैरह का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर, वो से काटते हुए आगे बढ़ती हैं। तो आपको देखा होगा कि जितनी भी फिश होती हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर हर फिश के पास कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप जैसी बॉडी होती है। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर। यही जो शेप है ये उन्हें वाटर में चलने में बहुत मदद करती है। अगर ये शेप ऐसी उनकी नहीं होगी तो उन्हें वाटर में चलने में भी बहुत दिक्कत होगी। उनकी ऐसी शेप उन्हें आगे से पतली जो होती है उन्हें चलने में बहुत मदद करती है, वाटर में मूव करने में भी बहुत मदद करती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। फिश के पास क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनकी बॉडीज पे। वो उन्हें किस चीज में हेल्प करते हैं, These scales protect the fish and also helps in easy movement through water. ये जो स्केल्स होते हैं ये भी फिश को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और इजी मूवमेंट करवाने में, मतलब बहुत आसान मूवमेंट करवाने में फिश का मदद करते हैं, ताकि जो फिश है वो फ्रीली मूव कर सके वाटर में। We discuss in chapter 5 that fish have flat fins and tails that helps them to change direction and keep their body balance in water. आपने इससे पहले चैप्टर 5 में ये भी पढ़ रखा है, जो फिश होती है उसके पास क्या होते हैं, फ्लैट फिन्स होते हैं, टेल्स होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं। देखिए जो इनके फिन्स है वो ऐसे कोई नहीं कि किसी अलग अलग शेप में, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे, और इनकी टेल्स भी बिल्कुल सीधी होती हैं, जो इन्हें किस चीज में हेल्प करती हैं, that helps them to change direction and keep their body balance in water. वो उन्हें डायरेक्शन चेंज करवाने में, कि उन्हें आगे जाना है, पीछे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, उस जगह को चेंज करवाने में हेल्प करती है। उनकी टेल्स को भी हेल्प करती है, मतलब उनकी टेल भी उन्हें मदद करती है ताकि वो डायरेक्शन अपना चेंज कर सकें और अपनी बॉडी पर बैलेंस बनाए रखें, ताकि वो बैलेंस ना खोए और वो रेगुलर अच्छे से जब वो चाहे वो कर सकें। Gills present in the fish helps them to use oxygen dissolved in water. अब आपने इससे पहले चैप्टर 1-2 में भी पढ़ रखा है कि जो हमारी अर्थ पर जितनी भी ऑर्गेनिम्स है उन सबको किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन के बिना हमारी अर्थ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो फिश है, ये जो फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इन्हें हेल्प करते हैं उस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए जो वाटर में डिजोल्व होती है। वाटर में क्या डिजोल्व होता है, वाटर में हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। तो ये जो फिश होती हैं ये क्या करती हैं, गिल्स के मदद से उस ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करने में मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We see that features of fish help it to live inside water and features of a camel help it to survive in a desert. हमने ये देखा कि जो फिश के फीचर्स हैं वो किसे रहने के लिए मदद करते हैं, उसे वाटर में रहने के लिए मदद करते हैं, और जो कैमल के फीचर्स है उसे वो कैमल को डेजर्ट में रहने में मदद करते हैं। देखिए
आपने देखा कि कोई भी ऐसा फीचर फिश का ऐसा नहीं है जो उसे डेजर्ट में रहने के लिए मदद करे। जितने भी फीचर्स हैं वो उसे वाटर में रहने के लिए मदद करते हैं, और जो कैमल है उसे कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो उसे वाटर में रहने के लिए मदद करे। कैमल के जितने भी फीचर है वो उसे किस में मदद करते हैं, लैंड पे ही, डेजर्ट में ही रहने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जिस जगह वो रह सकते हैं उस जगह ये एनिमल्स रह रहे हैं, उनके फीचर जो कहते हैं वो ऐसी जगह वहां रह रहे हैं। We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. इन्होंने कहा हमने ओनली ऐसे दो एग्जांपल्स ली हैं उस बहुत बड़ी वैरायटी से एनिमल्स और प्लांट्स की जो अर्थ पे रहती है। In all the variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. हमने ये भी देखा कि सभी ऑर्गेन्स की वैरायटी में अभी तक हमने दो ऑर्गेन्स पढ़े हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम और ऑर्गेन्स को भी देखेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि जितने भी उनके फीचर्स हैं वो उन्हें कहाँ पर हेल्प करते हैं रहने के लिए, उन्हीं की सराउंडिंग्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि उसे जो फीचर्स हैं वो उसे वाटर में रहने के लिए हेल्प कर रहे हो लेकिन वो लैंड पे रह रहा हूँ। जितनी भी ऑर्गेन्स है वो वहीं रहते हैं जहां पे वो उनके जो फीचर्स हैं, जहां पे वो उनके फीचर्स कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स आर और सर्टेन हैबिट्स which animal and organs to live in naturally in a place is called adaptation. कुछ ऐसे फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स जिसमें जो और या फिर कोई ऐसी हैबिट, सर्टेन हैबिट्स जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिम्स कहीं रहता है और नेचुरली रहता है उसी प्लेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन किसे कहते हैं, मतलब ऐसे फीचर्स को, ऐसे प्रेजेंस ऑफ फीचर्स को जो क्या हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिम्स को कहाँ रहने के लिए हेल्प करते हैं, उन्हीं के सराउंडिंग्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे फीचर्स को हम अडेप्टेशन कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक चल रहा है इस समय, इस टॉपिक को आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि अडेप्टेशन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अडेप्टेशन मतलब ऐसे फीचर्स जो उन्हें उन्हीं की सराउंडिंग्स में रहने के लिए हेल्प करते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। आज सभी ऑर्गेनिम्स जो अडेप्टेशन करते हैं, मतलब जिस तरीके से वो वहां पर रहते हैं, सभी की जो अडेप्टेशन की वो होती है वो हर एनिमल पर डिफर करती है, चेंज होती है उनके प्लेस ऑफ ड्वेलिंग से, जहां पे वो रह रहे हैं। हर उस रहने की जगह पर उनकी जो अडेप्टेशन है वो चेंज हो जाती है। अगर आप कहीं डेजर्ट में रह रहे हैं तो जो उसकी अडेप्टेशन होगी वो वैसी ही होगी। अगर कोई ओशन में रह रहा है, माउंटेन्स में रह रहा है तो उसकी अडेप्टेशन भी वैसी ही बिल्कुल सेम होगी जो वहां पर उसके लिए होनी चाहिए। That is why fish cannot live out of water and a camel cannot live in the sea. इसी वजह से एक जो फिश है वो पानी में नहीं रह सकते और कैमल है वो ओशन में नहीं या सी में नहीं रह सकता। The place where organisms live is called habitat. अब देखिए, अब आपने हैबिटेट वर्ड भी इस चैप्टर में कई बार सुन लिया। अब हैबिटेट होता क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट। किसे बोलते हैं, हैबिटेट। एक रहने की जगह को जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अपने जहां भी रह रहे हैं, आप अपने घर पे रह रहे हैं तो घर हमारा क्या हो गया, हमारी हैबिटेट हो गई कि हम इस तरीके से इस जगह पे रहते हैं, हम इस एरिया में रहते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम। हैबिटेट का मतलब क्या है, एक ड्वेलिंग, मतलब एक ऐसा ड्वेलिंग प्लेस जहां पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि हमारा घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिम्स। जो हैबिटेट होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, एयर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और अदर नीड जो हमारी रहने के लिए नेसेसरी होती है, ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. कई सारे अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैबिटेट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, The plants and animals that live on the land are said to live in terrestrial habitats. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो सेम जगह रह जाते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, जो एक ही लैंड पे रहते हैं, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं।
उन एनिमल्स के हैबिटेट्स को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रह रही हैं, लैंड पे रह रही हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें टेरेस्ट्रियल रीजन्स की, तो ग्रासलैंड्स हो गए आपके, फॉरेस्ट वगैरह हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये सब आपकी किस में आते हैं, ये सब आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ही आते हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे भी होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जो ओशन वगैरह में रहते हैं, सी में रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले कहते हैं, क्योंकि वो कहाँ रह रहे हैं, वो पानी में रह रहे हैं, वो एक्वेटिक एरिया में रह रहे हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। लेक्स हो गए, रिवर हो गए, ओशन हो गए, ये सब क्या है, इन्हीं एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैसे एरिया है, एक्वेटिक एरिया है, पानी वाले एरिया है। ओके, there are large variations among terrestrial habitats like forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में बहुत अलग टाइप के हमें एनिमल्स, मतलब अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स देखने के लिए मिलती हैं। कोस्टल एरिया, ग्रासलैंड वाला एरिया, तो बहुत अलग अलग टाइप के हमें हैबिटेट्स जो है वहां पे देखने के लिए मिलती हैं। द ऑर्गेनिम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एनिमल्स हैबिटेट में रह रहे होते हैं, ठीक है, ये आपका एक्वेटिक हैबिटेट का मीनिंग हो गया। अब इन्होंने कहा द ऑर्गेन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बायोटिक और बायोटिक आ जाता है। बायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या है, बायोटिक ऑर्गेनिम्स हम उन्हें कहते हैं जो ऑर्गेनिम्स लिविंग होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हम खुद भी, ह्यूमन बीइंग्स भी बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे एनवायरनमेंट के। ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब क्या है, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए, अब ऐसे भी कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें हमारे एनवायरनमेंट, जैसे कि रॉक हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारी हैबिटेट के। क्या कहलाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जितनी भी आपको मिलेंगे, जितनी भी आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स, जितनी भी आपको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप खुद बताइए, सनलाइट और जो हीट है ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है या अबायोटिक कंपोनेंट है। We know that some plants grow from seeds. हम जानते हैं कि कई प्लांट सीड से ग्रो करते हैं। Let us look at some abiotic factors and their effects on seeds as they grow into young plants. अब इस एक्टिविटी 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस एक्टिविटी 2 में अब हम इन एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उनके सीड के ऊपर पड़ते हैं जब यही प्लांट जब एक यंग प्लांट्स में ग्रो हो रहे होते हैं। क्या ग्रो हो रहे होते हैं, यंग प्लांट्स में ग्रो हो रहे होते हैं। तब आती है हमारी एक्टिविटी 2। इस एक्टिविटी 2 में हम इन्हीं के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्टिविटी 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज पे भी जा सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 से सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्टिविटी